कोरियन सरकार को भी अपने कमेंट्री में हम जोड़ते हैं। शिवानी, आज हम बात कर रहे थे, क्लियरली ये इवेंट तो है, रेट हाइक नहीं, लेकिन कमेंट्री में नजर रहेगी। लेकिन जिस हिसाब से वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव होना शुरू हो गए ग्लोबली, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, अगर कंपनीज जहां जो वेदर कर रही हैं स्टॉर्म को, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने अच्छी कमेंट्री दी, आज आईटी पूरा चल गया पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी कंपनीज वेदर कर रही हैं, यूनिलीवर ने बढ़ाई है। तो हर एक ऐसी कंपनी जो आके गाइडेंस काट रही है, उसके सामने दो हैं जो गाइडेंस बढ़ा भी रही हैं और जो नेविगेट कर पा रही हैं डिफिकल्ट इन्वायरमेंट, उन पे बेट करनी चाहिए, क्यों नहीं? नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सो आपने सही कहा कि ये जो साल है वो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का साल है। तो जहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कंपनियां ग्रोथ पर बरकरार रही है, या कंपनीज जो सेक्टर मार्केट लीडर्स है जहाँ पे उनका मार्केट शेयर बना हुआ है, कंपनीज जहाँ पे अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी काफी हेल्दी है या अर्निंग्स डिलीवरी अच्छी रही है, वो कंपनीज जो कि रीजनेबल वैल्यूएशंस में आज हमें मिल रहे हैं, शायद वो कंपनीज पे हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी बात किया, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने सही कहा कि जो ध्यान है वो इन्फ्लेशन से ग्रोथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। कमोडिटी प्राइसेस में हमने देखा है कि काफी करेक्शन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, और अगर ये करेक्शन यहाँ से भी जारी रहा तो शायद Q4 में हमारा जो इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी है वो आरबीआई के कंफर्ट जोन के पास आ सकती है या नजदीक आ सकती है। तो इसका मतलब है जो एक्सपेक्टेशन था कि रेट हाइक बहुत जोरों से होगा, शायद रेट हाइक फ्रंट एंडेड हो, परंतु सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मार्केट में काफी काम बना रहेगा, यही हमारा मानना है। तो ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लोबल जो ग्रोथ कंसर्न्स है वहाँ पे इंडिया एक क्लियर आउटलायर है। इंडिया में ग्रोथ काफी रिजिलियंट रही है, और इसी कारण हमारा मानना है कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जो स्थान है वो काफी बरकरार है, और वैल्यूएशंस भी अभी एब्सोल्यूट लेवल पर लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशंस के करीब आ चुके हैं। रिलेटिव वैल्यूएशंस इंडिया का अभी भी थोड़ा सा ऊपर है लॉन्ग टर्म एवरेजेस से, जब हम इंडिया का रिलेटिव वैल्यूएशंस इमर्जिंग मार्केट कॉन्टेक्स्ट में देखें। पर हमारा मानना है कि अभी काफी कंपनीज में करेक्शन हमने देखी है। जो कंपनीज में वैल्यूएशंस रीजनेबल है, जहां पे ग्रोथ बरकरार है, उन कंपनीज में हम काफी इवैल्यूएट कर रहे हैं और उस पे हमारा ध्यान है। ऑल राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून शिवानी, प्रियंका यार, एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल कमेंट्री पर तो नजर रहेगी, क्योंकि सारा फोकस इसी बात पे है कि रिसेशन को किस तरह से, उस रिसेशन पर लेकर क्या कमेंट्री आती है, ग्रोथ को लेकर क्या एफओएमसी की बैठक से निकल कर आता है, इन पर तो नजर होगी। तो ऐसे में इस वक्त इंडियन मार्केट्स आपको कितने बड़े रिस्क पर लगती हैं, या फिर यहाँ पर बात करें कि क्या इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि एक ब्लूमबर्ग का सर्वे अगर आपने वो भी स्टडी किया हो तो उस पर रिसेशन का जो खतरा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज जीरो है। हम ये बात भी यहाँ पर रख रहे थे शो लगातार कि यूएस इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी में, और वहाँ के जो ट्रिगर्स हैं वो इंडिया के लिए पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं होते। सो इंडिया में आप कौन से बड़े ट्रिगर्स देख रही हैं आगे, जिसके चलते कई लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर तक शायद इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाएगा, दिवाली तक तो आप शायद नई लेग ऑफ रैली देखेंगे। अभी भी फिलहाल बाजार नीचे नहीं है, हम 700-800 पॉइंट्स ऊपर आए हैं, लेकिन फिर भी कौन से बड़े ट्रिगर्स आपको इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से दिखते हैं? तो आपने सही कहा कि इंडियन इकोनॉमी के लिए ग्रोथ शायद बना रहे, और स्पेशली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखें कि जहाँ पे एक हाथ से हम रिसेशन के बारे में बात करें तो इंडिया के लिए इंडिया एक आउटलायर है, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ शायद बना रहेगा। तो जो जब फोकस इन्फ्लेशन से ग्रोथ की तरफ शिफ्ट होती है तो इंडिया इसमें सामने आती है। पर कुछ बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारा जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी है वो FY23 के लिए अर्निंग्स ग्रोथ अभी काफी हद तक बना रहा है। यहाँ पे हमने अर्निंग्स कट्स नहीं देखे। तो नियर टर्म बिकॉज कमोडिटी कॉस्ट का जो इम्पैक्ट है मार्जिन्स पे, जो हम फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी देख रहे हैं, शायद इसके कारण थोड़ा बहुत FY23 के अर्निंग्स में कट हो सकती है। ये एक रिस्क हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारा मानना है कि मीडियम टर्म ट्रेजेक्टरी देखें तो इंडिया के लिए या निफ्टी के लिए मिड टीन्स अर्निंग्स ग्रोथ काफी पॉसिबल है। तो इसके लिए मीडियम टर्म अर्निंग्स शायद अभी भी काफी स्ट्रांग है, पर नियर टर्म हमें FY23 अर्निंग्स पर थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारा मानना है कि इन्फ्लेशन का जो डर है वो कमोडिटी कॉस्ट का जो अभी ये ट्रेजेक्टरी हम देख रहे हैं, अगर ये बना रहे तो शायद सेकेंड हाफ में ये डर
हमें पीछे रह जाएगा और इसके कारण इन्फ्लेशन शायद Q4 तक इन्फ्लेशन आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है उसके बीच कहीं स्टेबलाइज हो सकता है। तो इसके कारण जो आरबीआई का रेट साइकिल है शायद इतना इलोंगेटेड नहीं रहे। तो हमारा मानना है कि इस सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट में जहाँ पे भी स्टॉक्स आपको देख रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक वैल्यूएशंस काफी गिर चुके हैं, जहाँ पे बैलेंस शीट और कैश फ्लोज स्ट्रांग है और जो कंपनीज अपने सेक्टर्स और सब सेक्टर्स में मार्केट लीडर्स हैं उन पे हमारा ध्यान है। अगर हम सेक्टर्स के बारे में बात करें तो हम 3-4 सेक्टर्स पे पॉजिटिव हैं। एक तो डोमेस्टिक सेक्टर्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड है बैंकिंग, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। थर्ड है रियल एस्टेट और होम बिल्डिंग और फोर्थ है केमिकल्स। तो इन 4 सेक्टर्स पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। शिवानी, आपने 4 सेक्टर बताया जिस पे आप पॉजिटिव है, नेगेटिव किस पे आप? तो हमारा 2 सेक्टर्स पे हमारा व्यू अभी भी थोड़ा कॉशियस है। एक तो मेटल्स, मेटल्स में काफी सिक्लिकलिटी है और जो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन हो रही है, उसके कारण मेटल्स डिमांड पे भी असर पड़ा है। कमोडिटी जो प्राइसेस है वो काफी करेक्ट हो चुके हैं, पर क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स है जो कि कमोडिटी प्राइसेस को डिटरमिन करती है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है कहना कि कमोडिटी प्राइसेस बॉटम हो चुकी है। तो हमारा मानना है थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी अभी भी जारी रहेगा। और चाइना में जो हम देख रहे हैं, जो स्टिमुलस की बात की जा रही है, उसके कारण डिमांड पे अभी तक हमने कोई असर नहीं देखा है। इसके कारण अभी भी हम मेटल्स पे या कमोडिटीज पे थोड़ा बहुत अभी भी कॉशियस है। सेकंड है टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर पे हम कुछ महीनों से कॉशियस रहे हैं। हमने देखा था कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड हो गए थे। स्ट्रक्चरली ग्रोथ ट्रेजेक्टरी शायद अभी भी बरकरार है, बट मार्जिन प्रेशर जो हम देख रहे हैं इस क्वार्टर में भी, तो मार्जिन प्रेशर जो जो अनुमान किया गया था उससे भी ज्यादा मार्जिन प्रेशर हमने देखा है। और ग्रोथ पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ग्लोबली अगर रिसेशन हम देखें या ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन देखें तो आईटी कंपनी के रेवेन्यू पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। इसके कारण हमारा मानना है कि लार्ज कैप आईटी जहाँ पे करेक्शन हम देखे हैं, वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं, वो बेटर प्लेस्ड है मिड कैप आईटी के तुलना में। इसके कारण सेक्टर पे हमारा जो कॉशियस व्यू है वो अभी भी है और हमारा प्रेफरेंस है लार्ज कैप आईटी ओवर मिड कैप आईटी। राइट। शिवानी, आपको मैं केमिकल्स के बारे में एक सवाल पूछना चाहूंगा। तिरुमलाई केमिकल के स्टॉक को लेके आई है, स्टॉक 10% नीचे है। गुजरात फ्लोरो कल नवीन फ्लोरन के तगड़े रिजल्ट्स के बाद भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। एसआरएफ में एक बहुत लंबे समय तक शानदार कंपनी है, एक स्पेल रहा अंडर परफॉर्मेंस का। हिकल में हमें सबको पता ही है कि हिकल में कितना बड़ा 1 साल का अंडर परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि उनका इशू हो गया था। शारदा क्रॉपकेम कल यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा झुकाव होने की वजह से बहुत पनिश किया गया, आज भी नीचे है। केमिकल स्पेस पे आप नेविगेट कैसे कर रही हैं? क्योंकि एग्रोकेमिकल स्पेशलिटी केमिकल इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्पेस हो गई है, बीच में इसके अंदर हर स्टॉक में तेजी थी और बहुत ज़्यादा ओवरओन्ड हो गया। एचएनआई ट्रेडिंग कम्युनिटी भी और फंड्स हालांकि सेलेक्ट में थे। अब जो है बाजार ने डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया है। आप किस तरह के स्पेशलिटी और एग्रो स्पेशलिटी कंपनीज पे बेट कर रही हैं? नहीं, आपने सही कहा कि अगर आप 2 साल का जो प्राइस मूवमेंट देखें केमिकल सेक्टर पे, केमिकल एक शानदार हमने रन अप देखा है, तो कहीं कहीं वैल्यूएशंस भी काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो हमारा मानना है कि जो मल्टी बैगर जैसे हमने देखा था कि केमिकल सेक्टर में लास्ट 2 साल, वैसा ऑब्वियसली प्राइस मूवमेंट इस करंट वैल्यूएशन से हमें अपना एक्सपेक्टेशंस थोड़ा बहुत मॉडरेट करना चाहिए। पर जब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखें, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी भी काफी बरकरार है। ये सेक्टर जो बेनिफिशियरी है, ये चाइना +1 स्ट्रेटजी, उसका बेनिफिशियरी ये सेक्टर रहेगा। और एक और चीज हम देख रहे हैं कि जो यूरोप में ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, उसके कारण इंडिया को भी बेनिफिट मिल रहा है केमिकल सेक्टर में। तो हमारा मानना है कि जो डिमांड ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। हमें उन कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए जिन्होंने कैपेक्स किया हो, जिनमें ऑलरेडी काफी इन्वेस्टमेंट्स की हो, ताकि ये अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सके। तो ऑब्वियसली इस समय इस वैल्यूएशंस पे कंपनीज को डिफरेंशिएट करना बहुत ही जरूरी है। कंपनीज जिसका बैलेंस शीट कैश फ्लो स्ट्रांग है, जिन्होंने काफी कैपेक्स किया हो, जिसके कारण वो जो अभी का अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सके, इन सॉर्ट ऑफ केमिकल कंपनीज पे हमारा
पॉजिटिव व्यू है। पर ओवरऑल जो सेक्टर ट्रेंड है, इंडिया का जो मार्केट शेयर है ग्लोबल केमिकल कंस्ट्रक्ट में, इंडिया का मार्केट शेयर अभी भी लो सिंगल डिजिट में है। तो इसका मानना है कि अगर इंडिया का मार्केट शेयर यहाँ से 1-2% भी बढ़ सके तो पूरा सेक्टर का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी शायद कुछ समय तक बरकरार रहेगा। इसी कारण हमारा मानना है कि केमिकल, स्पेशली जो स्पेशलिटी केमिकल्स बास्केट है, वहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। शिवानी, अभी आप कह रहे थे कि आप आईटी को लेकर थोड़ा डिवीजन है, मतलब आप आईटी पे ऑल्दो आप बेरिश हैं, बट आप सेगमेंट टू सेगमेंट देख के ट्रेड करेंगे, कुछ लार्ज कैप छोटे और कंपनीज को हिसाब से। मेरे पास 2 पॉइंट हैं, मेरे को ज़रा क्लियर कीजिएगा। एक तो माइक्रोसॉफ्ट को लेकर उसकी गाइडेंस आई है, वो ये कह रहे हैं कि वैसे कोई दिक्कत है नहीं, आगे चल के एनवायरनमेंट ठीक है, और जो यूएस के अंदर हो रहा है रिसेशन की ज़्यादा उनको चिंता विंता नहीं है। दूसरा पॉइंट है डॉलर, जो कि भारत के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है और आईटीज़ को थोड़ा हेज भी मिलता है, बेनिफिट मिल जाता है इसके वीक होने से। मेरे को ये सारे कश्मकश में से ये बताइएगा कि क्या चीज़ ज़्यादा ख़राब होने जा रही है और क्या चीज़ ठीक रहने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट का व्यू भी मैं आपके सामने रखता हूँ, ग्राफिक्स में आ जाएगा जो उन्होंने बोला है, और दूसरा डॉलर के प्राइजेस भी आपके सामने रख देता हूँ। तो पहले डॉलर के बारे में बात करते हैं। तो अगर आईटी सेक्टर देखें और आईटी सेक्टर्स के मार्जिन देखें, लास्ट 10 साल के मार्जिन ट्रेजेक्टरी आप देख लीजिए, तो 10 साल में यूएस डॉलर अप्रिशिएट हुआ है और इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट हुआ है। पर इसके बावजूद जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी मार्जिन्स के हैं आईटी सेक्टर के, मार्जिन्स नीचे आए हैं। इसका मतलब है कि जो नियर टर्म बेनिफिट मिलता है डॉलर या करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण, वो मार्जिन स्ट्रक्चरली हमें मार्जिन पे नहीं दिखता है। और एक और बात हमें याद रखना चाहिए कि एक हद से डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, परंतु आईटी सेक्टर का जो क्रॉस करेंसी हेडविंड्स है, यानी कि इंडियन रुपी विजावी से पाउंड या यूरो, वहां पे क्रॉस करेंसी हेडविंड्स के कारण जो डॉलर का बेनिफिट है वो ऑफसेट हो चुका है, और ये क्वार्टर में भी आप देख सकते हैं। तो दूसरी बात आपने जो कहा कि ग्रोथ के बारे में, तो ये सही है कि ये साल जो ऑर्डर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं या जो डील विंस हो चुके हैं, उसके कारण नियर टर्म ग्रोथ शायद बरकरार रहे। परंतु अगर आप अगले साल के बारे में देखें, तो जो भी मैनेजमेंट कमेंट्री हमने सुना, इंडियन कंपनीज, जो सारे बड़े कंपनीज ने अभी तक रिजल्ट्स अनाउंस कर चुके हैं, तो मैनेजमेंट कमेंट्री जो नेक्स्ट साल के लिए वो काफी क्लियर नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी आप देखें, तो जब भी हमने देखा कि यूएस और यूरोपियन इकोनॉमी में ग्रोथ का जो क्वेश्चन मार्क आता है, तब कंपनीज अपने जो आईटी या बजट्स हैं वो थोड़ा बहुत पुल बैक कर लेते हैं। इसके कारण नियर टर्म ग्रोथ या रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस पे कुछ असर पड़ता है। अगर हम आईटी सेक्टर के जो एक्सपेक्टेशंस है, एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस, सबने अपने मार्जिन्स तो काट लिए हैं, पर रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस अभी हम डाउनग्रेड्स देख रहे हैं, और ये डाउनग्रेड साइकिल अभी शुरू हुआ है। तो इस कारण अगर आप वैल्यूएशंस देखें, और ये सब जो हम रेवेन्यू मार्जिन्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वैल्यूएशन कॉन्स्ट्रक्ट में सब मिला के देखें, तो आईटी सेक्टर, इंडियन आईटी सेक्टर के वैल्यूएशंस अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेज लेवल से ज्यादा है। परंतु अगर यूएस कंपनीज के बारे में बात करें, तो वहां पे वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म एवरेज लेवल्स पर आ चुकी है। तो इसी कारण हमारा मानना है कि जो अभी थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी है, एक तो मार्जिन्स पर और दूसरा रेवेन्यू पर, और इसके कारण जो वैल्यूएशंस है वो थोड़े बहुत अभी भी स्ट्रेच लग रहे हैं, जिसके कारण हमारा व्यू अभी भी कॉशियस है। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शिवानी हमारे साथ जुड़ रही थी, हेड ऑफ रिसर्च है वो कोटक एएमसी की। बहुत ही रिसर्च ड्रिवन हाउस है, बहुत डेटा क्रंचिंग करते हैं, टॉप टू बॉटम इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ आते हैं हमारे शो पे, और आपको उनकी बातचीत से ये बात झलकती हुई दिखेगी। शिवानी, शुक्रिया आने के लिए आज।